अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना पाशा। आज मैं आपके साथ अपने कुछ व्यूज़ शेयर करूंगी। आई होप कि आप इन्हें लाइक करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, तो आपका ड्रीम इंटरव्यू कौन सा होगा? ड्रीम इंटरव्यू का जो आपने पूछा है, बहुत सारी शख्सियात हैं। एक जर्नलिस्ट के लिए तो जाहिर है कि बहुत सारी शख्सियात होती हैं जिनसे वो बात करना चाहता है, उन्हें सुनना चाहता है, समझना चाहता है। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू करने का और अच्छा तफसीली इंटरव्यू करने का मौका मिले। आउट ऑफ पाकिस्तान भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू करूँ। इस तरह से तैयब उर्दवान का इंटरव्यू करने का मुझे बहुत शौक़ है। तो आई होप कि मुझे कुछ फ्यूचर में चल के अच्छे इंटरव्यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो नॉर्थ कोरिया के सरबराह कुछ अरसे के लिए गायब हुए, फिर दोबारा मंजर आम पर भी आ गए। जरदारी साहब भी कुछ अरसे से गायब हैं, क्या वजह? जरदारी साहब कहाँ हैं, क्यों गायब हैं? जहाँ तक इत्तलात हैं वो तो यही बता रही हैं कि जरदारी साहब की तबीयत वाकई काफ़ी ख़राब है और इसी वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा जो एक अमली सियासत है उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ उठा चुके हैं और फैसला साजी में शरीक नहीं है। फैसला साजी में वो बिल्कुल किसी न किसी तौर पर उनकी एक रजामंदी या उनकी एक उसमें दानिश में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल वहाँ पर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी सियासत में वो इसलिए पार्टिसिपेट करते नज़र नहीं आ रही कि उनकी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है। तो आई होप कि अगर वो दोबारा से सेहतयाब हो जाते हैं तो उसके बाद वो हमें दोबारा से एक्टिव नज़र आएंगे, क्योंकि जब तक जरदारी साहब जिंदा हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी बेशक एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेस हैं और उन्हें मज़ीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि जरदारी साहब के हाथ से बिल्कुल चीज़ें निकल चुकी हैं या उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। जरदारी साहब अभी भी सेंटर ऑफ पावर हैं और जब तक उनकी लाइफ है वो रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये उनकी जेन्युइन सेहत के मसाइल हैं जिसकी वजह से वो थोड़े से खामोश और गायब नजर। क्या कुछ चैनल्स वाकई जानिबदार हैं? बिल्कुल चैनल जानिबदार हैं और ये तो एक ऐसा सवाल है जो कि आप किसी एक्सपर्ट से ना भी पूछें या आपको गली मोहल्ले में कोई भी खड़ा शख्स जो कि ज़रा न्यूज़ चैनल्स देखता है वो बता सकता है। और इतना ही नहीं बता सकता कि चैनल्स जो हैं वो जानिबदार हैं, बायस्ड हैं, बल्कि ये भी बता सकता है कि कौन सा चैनल किस पार्टी के लिए, किस फरीक के लिए, किस सोसाइटी के एलिमेंट के लिए जानिबदारी शो करता है। वो चैनल जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है उसको वो तनकीद करता कहीं दिखाई नहीं देगा आपको किसी बात पर भी, और जो चैनल गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहा है उसका यानी उसके मुखालिफिन में से है, तो उसको गवर्नमेंट में कोई अच्छी बात ही नहीं दिखेगी। तो इतनी क्लियर जब आप पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं तो फिर सामने देखने वाला भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता, लोग बहुत इजीली जज कर लेते हैं। इसी तरह से रिलीजियस मामलात पर भी बहुत सारे चैनल जिन रिलीजियस तबकों को मसालिक को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उससे भी आइडिया हो जाता है कि वो किस कैटेगरी से किसको सपोर्ट करें, किस जमात को सपोर्ट करें। वफाकी और पंजाब हुकूमत की तरह स्मार्ट लॉकडाउन बेहतर है या सिंध हुकूमत की तरह सख्त लॉकडाउन? लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, इस मामले पर थोड़ी सी मेरी राय आप कह सकते हैं कि शायद फेडरल गवर्नमेंट के करीब पर है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन शायद हमारे जैसे मुल्कों में वाकई बहुत सख्ती से पॉसिबल भी नहीं था, और दूसरा ये है कि बिल्कुल ये भी मामला एक समझने वाला है कि हमारे यहाँ ज़ाहिरी सी बात है कि एक मईशत का मसला बहुत बड़ा मसला है। अगर हमारे यहाँ 20-25-30 हज़ार लोग कोरोना से मुतासर हैं तो मईशत इस वक्त हमारे 22 करोड़ लोगों को मुतासर कर रही है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि कोरोना को लाइट लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह का करम है ये कि हमारे यहाँ शायद उतना मोहलिक भी ये साबित नहीं हो रहा और अल्लाह करे कि आगे चल के भी ना हो। लेकिन अगर इससे लोग मज़ीद नंबर्स बढ़ भी जाते हैं केसेस के, लेकिन अगर उनको तकलीफ़ में वो उस तरह से नहीं है और इलाज मुआवजा अगर जितने लोग भी इसमें मुब्तला हो रहे हैं उन्हें मिल रहा है तो शायद ये फिर अंडर कंट्रोल सिस्टम हम कहेंगे इसको। लेकिन अगर आप लॉकडाउन की बात करें कि जी आप वो लॉकडाउन चाह रहे हैं कि जी कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन, ये वो, तो मेरे ख्याल से उससे लोगों के मसाइल और बढ़ जाते हैं और लोगों को हैंडल करना भी और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो ये सॉफ्ट लॉकडाउन था इसमें भी अब लोग तंग आ चुके हैं और आखिरकार लोग बाहर निकलने के लिए अब तैयार हैं और लोगों को रोज़ी रोटी भी कमानी है, तो जाहिर सी बात है उनके कंसर्न है जो कि बहुत हद तक जायज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी एक सॉफ्ट लॉकडाउन की और कुछ एरिया में जहाँ पे ज़्यादा अगर केसेस नज़र आएँ उनको थोड़ा सा वो कर लिया जाए सील, और उसके बाद चीज़ें बाकी जो हैं वो जारी रखी जाएँ, मेरे ख्याल से एक मुनासिब हिकमत अमली अपनाएं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवाम कितनी संजीदा है? कोरोना के लिए मुझे लगता है कि हमारे पब्लिक में बड़ी क्लियर डिवीज़न है। जो आपको एक
एलीट क्लास और पढ़ा लिखा तबका थोड़ा आपको लगता है कि जो ज़्यादा अवेयर लोग हैं वो आपको थोड़े उसके लिए संजीदा भी नज़र आएंगे, थोड़ा सा आपको वो एहतियातें करते भी नज़र आएंगे, फ़िक्रमंद भी नज़र आएंगे। लेकिन जो एक बहुत ही हमारी लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल भी कोरोना कोई संजीदा मामला नहीं है और वो बहुत इसको लाइट भी लेते हैं, उनको शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं है इसके मामले में। तो एक आपको तबकाती तकसीम यहाँ पर नज़र आती है बिहेवियर में, जो आप कोरोना की संजीदगी के हवाले से बात करते हैं। शुरू में जब कोरोना का एक सारा ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था तो उस वक्त फिर भी बहुत सारे लोग हमें कंपैरेटिवली संजीदा नज़र आए थे, लेकिन बाय द टाइम जब लोगों ने देखा कि इसका जो इंटेंसिटी है, जो इसकी उतना शायद ये मोहलक साबित नहीं हो रहा जैसे बाकी हमने बाहर के मुल्कों में देखा, तो शायद उसके बाद से लोग थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। इसका थोड़ा सा खौफ भी कम हुआ है और लोगों में उसकी वजह से संजीदगी भी थोड़ी कम होती जा रही है इसको लेकर के कि कुछ नहीं कह रहा तो बस ठीक है, इट्स ओके। और लोग शायद तंग भी आ गए एक लॉकडाउन वाली रूटीन से, तो इसलिए भी शायद अब लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए हमें एट ईज़ नज़र आ रहे हैं। लोग बहुत एतमाद के साथ न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, लेकिन कुछ अरसे से मीडिया को झूठा कहा जा रहा है, क्या ये सही है? जी, मीडिया आप ठीक कह रहे हैं, बहुत हद तक अपनी क्रेडिबिलिटी मीडिया ने लूज़ की है मेरे ख्याल से। लोग बहुत ज़्यादा कुछ अर्सा पहले तक मीडिया पे रिलाई करते थे, बहुत डिपेंड करते थे और बहुत सारी चीज़ों में मीडिया जो लाइन देता था, जो ओपिनियन बिल्ड करता था, लोग उसको फॉलो करते थे और हम देखते थे कि उसका एक इम्पैक्ट नज़र आता था मैसेज पे। और मैं ये अफसोस के साथ कहती हूँ कि मेरा ख्याल है ये कि बहुत हद तक मैनिपुलेशन है चीज़ों में, मनूवरिंग है और इसके साथ साथ झूठ भी बाकायदा एजेंडे के तहत बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप गैर दानिस्ता तौर पर कुछ ऐसा कह गए कि जो आपके ख्याल से सच था लेकिन वो नहीं था, बल्कि दानिस्ता ऐसा काम किया जा रहा है एजेंडे के तहत, प्रोपेगेंडा। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ जो तीसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये भी है कि एक बहुत ज़्यादा डिवीज़न जो हो चुकी है, पॉलिटिकल डिवीज़न, डिपोलराइजेशन जो सोसाइटी में हो चुकी है, उसका असर हमें मीडिया पर भी नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि मीडिया ने भी ऐसा लग रहा है कि महाज तैयार कर लिए कि अगर कोई प्रो गवर्नमेंट मीडिया है और अगर कोई एंटी गवर्नमेंट मीडिया चैनल है तो बाकायदा मतलब आप झूठ और सच की तमीज़ किए बगैर आप सिर्फ उसी एजेंडे पर या उसी प्रोपेगेंडे पर अमल पैरा नज़र आ रहे हैं हमें। तो इस वजह से ज़ाहिर है कि अब पब्लिक भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप उन्हें हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहें। अब लोग समझने लगे हैं कि अब इनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। तो आई गेस कि ये मीडिया में अब बहुत हद तक झूठ हमें एलिमेंट नज़र आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन मैं समझती हूँ कि अब आइडेंटिफाई करना जो है वो खासा मिक्स हो चुका हुआ है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, और इसलिए लोगों का एतबार जो है वो मीडिया से उठ सा गया। ओके, सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक कितना सूदमंद है और कितना ख़तरनाक है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का भी गेम बन चुका है। जो मैं अभी पहले बात करी थी कि मीडिया स्क्वीज होने जा रहा है या मीडिया का वो इम्पैक्ट नहीं रहा, तो उसमें बहुत वजह एक सोशल मीडिया की भी है। जो सोशल मीडिया है वो तो मेरा भी है, आपका भी है, हर किसी का हो सकता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा वाइब्रेंट मीडियम बन चुका है कि जहाँ पे हर कोई अपनी बात कर सकता है, खुल के कर सकता है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही लोग खुल के कर लेते हैं। अगेन वही बात है कि जहाँ इसके कुछ फ़ायदे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आप नेशनल मीडिया पे नहीं इस तरह से सामने आती हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, लोग इससे भी अब अर्न करना शुरू हो गए हैं। ये भी एक अर्निंग का पूरा बिज़नेस बन चुका है और इंफॉर्मेशन का जो सैलाब मिनटों सेकंड्स में यहाँ पर फैलता है, वो शायद नेशनल मीडिया पे भी उस तरह से पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से एक फ़ेक न्यूज़ का यहाँ पर भी सैलाब हमें नज़र आता है, फिर जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि बदतमीज़ी और गैर शाइस्तगी और जो गैर महज़्ज़बपन एक हमें नज़र आ रहा है, वो बहुत एक मेरा ख्याल है नुकसानदेह चीज़ है। तो हमें ये बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि हमें सोशल मीडिया को कहाँ, कब, कैसे, किस हद तक यूज़ करना है और उस पर जो बात कहनी है उसकी क्या अखलाकियात होनी चाहिए, दायराकार होना चाहिए। मेरा ख्याल है थोड़ा सा कुछ डिफ़ाइन करना होगा। जो बात है दुनिया सिमट कर आपके एक छोटे से मोबाइल में आ गई है, ये सिचुएशन है। सियासी जमातों के दरमियान जंग वाकई सच है या आवाम को दिखाने के लिए नूरा कुश्ती? सियासी जमातों की नूरा कुश्ती, हाँ आप सही कह रहे हैं। पहले हमने देखा था कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा हमें एक एग्रेसिव किस्म की लड़ाई नज़र आती थी 90s की दहाई में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। उसके बाद अगरचे दोनों ने एक दूसरे की मुखालफत भी की, बाद में मुशर्रफ के दौर के आने के बाद भी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो हमने PMLN को देखा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की मुखालफत की। जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो हमने पीपल्स पार्टी को भी देखा कि उन्होंने PMLN को क्रिटिसाइज़ किया।
लेकिन वो क्रिटिसिज्म की हद तक ज़रूर था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल एक दूसरे की को बर्दाश्त नहीं कर सकते हों या बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट हैं कि किसी मामले पे वो बैठ नहीं सकते थे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब मामला आता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा हमें ये चीज़ ज़्यादा पोलराइजेशन नज़र आती है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रिजिडनेस है वो सब लोग उसको डिस्कस करते हैं कि वो रिजिडनेस इस कदर ज़्यादा है कि बाज़ वो कौमी मामला जहाँ पर मिल बैठना चाहिए वहाँ पर भी हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती कि वो लचक दिखाएं, नरमी पैदा करें। और अगर किसी मसलहतन 2-1 दिन की खामोशी हो भी जाए तो उसके बाद फिर हमें वही गोलाबारी नज़र आने लगती है। तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि पीटीआई सबके साथ फ़िलहाल लड़ रही है। बाकी कुछ लोग ओकेजनली दोस्त बन जाते हैं, ओकेजनली हमें लड़ते भी दिखाई देते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अब किसी और जो अपोजिशन की सियासी जमात है उसके साथ बहुत ज़्यादा हमें दोस्ती के मूड में नजर नहीं आती। ओके, मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये इंडस्ट्री अब ख़त्म हो रही है? मीडिया मैं नहीं समझती कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है या होने जा रहा है। मीडिया ज़ाहिर है बाकी रहेगा, लेकिन हाँ इसका जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट था वो मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत हद तक कमी आई है। लोग अब इस झंझट से भी निकलना चाह रहे हैं कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं, या कल ये बात कर रहे थे, आज ये बात कर रहे हैं। तो लोग थोड़ा सा ये लोग एक्सपोज भी हुए, मीडिया वाले भी, और जो मीडिया पे लोग गेस्ट आते हैं वो भी। तो अब लोग इस सारी जो ड्रामेबाजी थी उससे थोड़ा सा तंग आ गए हैं। तो एक तो लोगों का भी इंटरेस्ट कम हुआ है, दूसरा जो मीडिया के अंदर बहुत सारे गैर सहाफ़ी मालिकान एंटर हुए हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल एक बिज़नेस कमोडिटी बना दिया, जो हमेशा से था, लेकिन अब उसका एलिमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि उस पर फिर सहाफ़त कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है। और इस वजह से हमें लगता है कि ये मीडिया अगर बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा तो कम से कम स्क्वीज़ ज़रूर हो गया है। अब आपको शायद आने वाले दिनों में बहुत कम मीडिया चैनल्स नज़र आएँ, सिर्फ वही चैनल सर्वाइव कर पाएंगे जो कि माशी तौर पर पीछे से कुछ और सपोर्ट रखते हैं, जिनके मालिकान कुछ और भी बिजनेसेस कर रहे हैं जो अपने चैनल्स को रन कर सकते हैं। और फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि मीडिया इंडस्ट्री को बहुत फ्लरिश करेगी या कोई इसके हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी बल्कि उल्टा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा शायद मसाइल का सामना करना पड़े। सैलरीज़ का मसला आपको पता है बहुत सारे चैनल्स में चल रहा है, 2-3 चैनल्स बंद हो चुके हैं, होने को हैं, और इसी तरह से नए चैनल्स का जो अभी कोई हमें सुनाई नहीं दे रहा कि कोई आवाज़ आती नज़र आ रही है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम से कम होती जा रही हैं। मीडिया मालिकान भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बचत पॉलिसी की तरफ गामजन है। तो एक जो हमें बूम नज़र आता था मीडिया इंडस्ट्री में, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, अब इस कंडीशन में ये थोड़ा सर्वाइव थोड़ा बहुत जितना कर लेगी वो कर लेगी, लेकिन स्क्वीज़ बहुत ज़्यादा हो गया, इम्पैक्ट भी अब वो नहीं रहा। ओके, पाकिस्तान की सियासत का सबसे मोतबर नाम कौन सा? सियासतदानों में बहुत से नाम अच्छे सियासतदानों के हैं जिनको आप मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर प्रेज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे मलिक अहमद खान साहब PMLN के अच्छे लगते हैं, जिनका अंदाज़ गुफ्तगू मुझे पसंद है, बहुत धीमा सा उनका लहजा वो पसंद है। कमर ज़मान कायरा साहब मुझे अच्छे लगते हैं, जो कि बहुत थोड़ा सा एक इमोशनल टच भी है उनमें, लेकिन उसके बाद मैंने देखा है कि वो एक बात ऐसे करते हैं, अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ करने की कोशिश करते हैं। वो मुझे एक बेहतर सियासतदान लगते हैं। मुझे एतजाज़ एहसन साहब अच्छे लगते हैं। उनकी राय जो है बहुत हद तक बाज़ अपनी सियासी जमात के अगेंस्ट भी होती है, लेकिन वो खुलकर उसका इजहार करते हैं। तो एतजाज़ एहसन साहब मुझे बहैसियत सियासतदान काफ़ी बेहतर और सीनियर सियासतदान लगते हैं, मोतबर भी लगते हैं। इमरान खान साहब एज ए सियासतदान तो शायद आप बहुत उन्हें कंसिडर नहीं कर सकते कि बहुत कोई आप हाई रेट करें, लेकिन मुझे पर्सनली उनकी बहुत सारी बातें पसंद हैं। उनकी कमिटमेंट मुझे अच्छी लगती है, उनका एक ना थकने वाला जो एलिमेंट है और दूसरे को थका देने वाला जो एलिमेंट है, जो डिटर्मिनेशन है। इसी तरह से खान साहब की जिस तरह से सभी उनकी बयानदारी की बात करते हैं वो चीज़ भी। और एक मुझे जो और चीज़ अच्छी लगती है कि मुझे लगता है कि उनमें कुछ दर्द दिल है मुल्क के लिए, आवाम के लिए, वो सोचते हैं। अब उसमें बहुत सारे उनमें और खामियां हो सकती हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे उनकी बिल्कुल पसंद हैं और
एज अ पॉलिटिशियन शायद एक पॉलिटिकल सिनेरियो या एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो हमारे यहाँ समझी जाती है, जिस तरह सबको साथ लेके चलना और ये वो, शायद वो एक टिपिकल रिवायती सियासतदान नहीं है। को भी लगता है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को लंदन छोड़ाए हैं ताकि पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकें। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो मामला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद दोनों में रिफ्ट आ जाता है। बार बार ये कहानियाँ मीडिया पे भी सुनते हैं कि जी शायद अब शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के अगेंस्ट चले जाएंगे, या अब कोई पीठ में छुरा घोंप देंगे और खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उनको कहीं जेल में डलवा देंगे। तो ऐसे ऑफर्स या ऐसी शायद स्टोरीज हमने बहुत दफ़ा सुनी हैं, कवर की हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब उनकी राय से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। उनके जो बहुत सख्त मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, शायद वो उससे भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ करते हैं और बहुत हद तक उसको समझाने की भी उन्हें कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी ऐसा नहीं है कि वो उनके अगेंस्ट जाएंगे, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो उनको धोखा देंगे, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो उनको अकेला छोड़कर और खुद कोई इक़्तिदार के मज़े लेकर कोई लेवरेज लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक अभी का उनका ताल्लुक़ है, जैसे वो वापस आए और नवाज शरीफ साहब हम देख रहे हैं कि अभी लंदन में ही हैं, तो मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा जब वो वापस आए थे तो शायद उन्हें कुछ ऐसी कैलकुलेशन थी कि इस दफ़ा उनका वापस आना शायद बड़ा अच्छा कुछ साबित हो जाएगा उनके लिए। दोबारा से उनको कोई इक़्तिदार की राहदारियों में एंट्री हो जाएगी या कोई भी यकीन दहानियाँ शायद वो लेकर आई गई थी। लेकिन शायद ये सब कुछ फ़िलहाल मिस कैलकुलेशन साबित हुआ है, क्योंकि जब से वो आए हैं आपने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं कर सके अपनी सियासत में, और उल्टा जो ये नैब वाला मामला है फिर से काफ़ी गर्म हो गया और उनकी गिरफ्तारी की भी लोग बातें करने लगे हैं। तो लगता है कि शायद वो कहीं खुदा न खास्ता इनके लिए उल्टा क्राइसिस ना बन जाए। क्या उन्होंने नवाज शरीफ साहब को छोड़ दिया या यहाँ पर वो पार्टी पे कोई कब्जा करने आए थे? तो ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। वो बिल्कुल कोई कब्जा वब्जा करने नहीं आए थे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सबके लिए, शायद अपनी पार्टी के लिए भी, अपने बड़े भाई के लिए भी किसी हद तक कुछ मज़ीद रिलीफ चाहते हों, कुछ मज़ीद अपने मामला सेटल करना चाहते हैं मुख्तलिफ हल्कों के साथ। इसके लिए वो शायद समझ रहे हो कि अब वो कोई बेहतर किरदार अदा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बहुत बहुत शुक्रिया समीना, मेरे लोग को वक्त देने के लिए। अपना ख्याल रखिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू।